हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग? CH4, C2H2, C2H6 या फिर C2H4। तो इसका राइट आंसर है C2H2। एसिटाइलीन का यूज़ किया जाता है फॉर वेल्डिंग। नेक्स्ट है व्हेन इथाइन इज पास टू ए रेड हॉट ट्यूब डैश इज फॉर्म्ड? साइक्लोहेक्सेन, नियोफ्रीन, बेंजीन या इथेन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेंजीन, C6H6। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कॉमन इन अल्कीन्स? अल्कीन्स में जो सबसे कॉमन है वो कौन सी है? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या सुपरपोजिशन। तो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस इन अल्कीन्स आर एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है द एनर्जी obtained फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड? केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है व्हाट इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर? तो किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए एट ऑल टेम्परेचर डेल जी क्या होना चाहिए? हमेशा ये होता है नेगेटिव। डेल एस क्या होता है? पॉजिटिव। एंड डेल एच चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो राइट आंसर हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी डेल जी एंड डेल एच शुड बी नेगेटिव। डी इज राइट आंसर। उसके बाद है अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज़ ए यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स एज? जो जिसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं वो क्या होती है? गुड ऑब्जर्वर होती है, गुड रेडिएटर होती है, दोनों होती है या नीदर? तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए वो एक अच्छी ऑब्जर्वर भी होगी और गुड रेडिएटर भी होगी। सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ? नाइलॉन थ्रेड्स किससे बने होते हैं? पोलिस्टर पॉलीमर से या पॉली अमाइड पॉलीमर से, पॉली इथाइलीन पॉलीमर के या फिर पॉली विनाइल पॉलीमर के। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आ जा सकते हैं नाइलॉन 6 या नाइलॉन 66 थ्रेड्स। तो ये बने होते हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ हीट softening, molding and cooling to rigidness can be repeated for which plastics? ऐसी प्लास्टिक जो रीयूजेबल होती हैं, हम उनको बार बार मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सी प्लास्टिक में पॉसिबल है? थर्मोप्लास्टिक में। जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है वो क्या होती हैं? उन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं या रीयूज नहीं कर सकते। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? मतलब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ऑक्सीजन इज न्यूट्रल टू लिटमस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टाइबल, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकोरेक्ट है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जलती है। ऑक्सीजन स्पोर्ट्स कंब्यूशन या स्पोर्ट करती है। ऑक्सीजन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फॉर ए सी बी, ए सी डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी। बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट है द वॉयलेट कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 इज डीकलराइज्ड बाय H2O2 इन दिस रिएक्शन H2O2 acts as an? तो इस रिएक्शन में H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर? मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर कौन सा है? सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम या फिर सल्फर। तो इसका राइट आंसर है यस, ए सिलिकॉन। देन है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर व्हेन हीटेड? तो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी कि टेम्परेचर के साथ जो सेमीकंडक्टर है और कंडक्टर हैं वो किस तरह अफेक्ट होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, सेमी कंडक्टर को हीट करते हैं तो जो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। और उसकी कंडक्टेंस क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो बी क्या आ जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल? अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने क्या बोला था? द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ओनली, सही है।
An electron radiates energy only when it jumps to another orbit. बोहर ने क्या बोला अपने मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं जब वो एक लेवल से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करते हैं, जंप करते हैं. करेक्ट है. एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू बोहर क्या था, जो न्यूक्लियस है वो किससे बना होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है. देन ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल. डी इज राइट. नेक्स्ट है, व्हाई डज ए राइडर ऑन हॉर्स बैक फॉल व्हेन द हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ ए सडन. जब एक राइडर हॉर्स पे बैठा होता है तो जैसे ही हॉर्स सडनली मूव करना स्टार्ट कर देता है, रन करता है, तो जो राइडर है वो पीछे की तरफ को गिरता है. इसका रीज़न क्या है कि जो उसका लोअर पार्ट है जो हॉर्स के साथ टच में है वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा. बट अपर पार्ट क्या करेगा, खुद को रेस्ट में रखने का ट्राई करेगा. ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनर्शिया. तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, द लोअर बॉडी ऑफ द राइडर मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स बट द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट कीप द अपर बॉडी एट रेस्ट. उसकी वजह से राइडर पीछे की तरफ को फॉल करता है. बी आ जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट है, A 150 meter long train moves towards south at a speed of 10 meter per second. एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है, 150 मीटर दी गई है, और वो साउथ की तरफ को क्या करती है, साउथ की तरफ को मूव करती है. मान लो ये साउथ डायरेक्शन है. ओके. फिर है, स्पैरो फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. अब एक स्पैरो है, मान लो अगर ये नॉर्थ है तो स्पैरो नॉर्थ की तरफ को क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ. व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द स्पैरो टू क्रॉस द ट्रेन. हमें बताना है कि स्पैरो को इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा. तो सबसे पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्पीड है वो कितनी होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और यहाँ से जो टाइम है वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सबको पता है. तो हमारे पास डिस्टेंस तो गिवन है, डिस्टेंस जितनी लेंथ है ट्रेन की उतना होगा 150 मीटर. बट हमें स्पीड का पता नहीं है. ओके. स्पीड का पता क्यों नहीं है, आप बोलोगे कि ये स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड दी है, बट ये जो मोशन है ये कैसा रिलेटिव मोशन है. तो रिलेटिव मोशन के लिए हमें किस तरह फाइंड आउट करते हैं स्पीड या वेलोसिटी. ये मान लो वी ए हमारे पास आ गई ट्रेन की वेलोसिटी या स्पीड, और वी बी किसकी आ गई, स्पैरो की. तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए बी वो कितनी आ जाएगी, वी ए प्लस वी बी. वी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. और हम सब्सट्रैक्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं. ओके. तो क्वेश्चन अगर होता कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पैरो भी और ट्रेन भी, तो आप क्या करते, इनके मैग्नीट्यूड, स्पीड के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते, आप सब्सट्रैक्ट कर देते. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी या स्पीड है ट्रेन की वो 10 मीटर पर सेकेंड है, स्पैरो की 5 मीटर पर सेकेंड है. तो हमारे पास कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड. अब आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस 150 गिवन है, स्पीड या वेलोसिटी हमने 15 निकाल दी, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड. मतलब डी क्या है, राइट आंसर है. ओके. नेक्स्ट, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया था वो क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के. तो क्या आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ए, फोर्स. नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विल पोसेस यूनिफॉर्म मोशन एज लॉन्ग एज द. कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी कब तक, जब तक रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज. नो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली. नहीं. रिजल्टेंट फोर्स इज राइट एंगल्स टू इट्स रोटेशन. नहीं. लास्ट है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी. मोशन वाले चैप्टर में हमने अच्छे से ये डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है जब जो रिजल्टेंट फोर्स है उस पर क्या होती है, जीरो होती है. देन है, वाई कांट द डीसी एमीटर मेजर एन अल्टरनेटिंग करंट. एक डीसी एमीटर
अल्टरनेटिंग करंट को क्यों मेजर नहीं कर पाता है? बिकॉज AC कैन नॉट पास थ्रू ए DC एमीटर, AC चेंजेस इट्स डायरेक्शन, AC इज वर्चुअल, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस? इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? एडमिटेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस या फिर कंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, एडमिटेंस। और इंडक्टेंस का अगर बात करें रेसिप्रोकल तो वो क्या है? रिएक्टेंस है। ठीक है, और कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट है हाउ इज ए जेट प्लेन एबल टू फ्लाई इन द एयर? फर्स्ट है द थर्स्ट ऑफ द जेट प्लेन कंपनसेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थर्स्ट क्या होती है? अपवर्ड पुलिंग फोर्स आ जाएगी। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है? वो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ को क्या करती है? ऑब्जेक्ट को पुल करती है। उसके बाद है द वेट ऑफ द एयर इज द वेट ऑफ द प्लेन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डजंट एक्ट ऑन बॉडीज मूविंग विद हाई स्पीड। लास्ट वन इज द फ्लो ऑफ द एयर अराउंड द विंग्स काउज एन अपवर्ड फोर्स विच कंपनसेट्स फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ लाने की कोशिश करती है, और थर्स्ट क्या करेगी? उसको कंपनसेट करेगी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसकी वजह से जो जेट प्लेन है वो क्या रहता है? एयर में फ्लाई कर पाता है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो ए आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5 देन एफ इनवर्स एक्स कितना होगा? तो हमारे पास क्या है? जब भी इन्वर्स की बात आती है, इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, तो कोई भी फंक्शन जब 1 1 और ऑन टू होता है तब जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है? इन्वर्स हो सकता है, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अब इसका इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स मान लो y इज इक्वल टू 3x-5 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y प्लस 5/3। और इन्वर्स के लिए हम इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, और ये y क्या है? f इनवर्स x। तो राइट आंसर क्या आ गया? x प्लस 5/3। बी इज द राइट आंसर। 1 1 की बात करें, अगर 1 1 किस तरह पता करना होता है तो 1 1 के लिए हम क्या मान लेते हैं? जैसे ये मान लेंगे x1, दो फंक्शन ले लेंगे, इज इक्वल टू 3x2-5। तो अगर ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे, तो वो 1 1 फंक्शन होगा। ऑब्वियसली इक्वल आएंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर वेयर A mod इज इक्वल टू 3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 है, A mod की वैल्यू दी है, हमें एडजॉइंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मॉड एडजॉइंट A कितना होगा? इज इक्वल टू A mod n-1। n क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, जहाँ पे n की वैल्यू 3 गिवन है। तो A mod 3-1 इज इक्वल टू A mod 2 आ जाएगा। अब A mod की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। सो 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो एडजॉइंट A की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? 9। तो ये है बी ऑप्शन करेक्ट। देन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। ये हमारे पास गिवन है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, और हम यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 गिवन है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि 90 डिग्री पे और 270 पे जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो क्या करते हैं? चेंज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। सिमिलरली इसके केस में भी लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2π/2। और इस फंक्शन को इस साइड ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? -2π/3 इज इक्वल टू, इन दोनों को दूसरी साइड ले आए, कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। ओके, अब हमें इस तरह का निकालना है आंसर, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया तो 3 एलसीएम आ गया हमारे पास, 3 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये पाई बाय 3। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या आ गई, राइट ऑप्शन, पाई बाय 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे हम क्या कर सकें, इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि डायरेक्टली हम साइन स्क्वेयर एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स कितना होता है, 1 के बराबर। तो हम इस 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो साइन से साइन स्क्वेयर एक्स से साइन स्क्वेयर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स। इसी तरह दूसरे केस में कॉस स्क्वेयर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स, ओके, डी एक्स। अब इसको क्या कर सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स कितना होता है, इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर कितना होता है, कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ओके, अब हमें पता है इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वेयर एक्स कितना होता है, टेन एक्स। तो ये आ गया इज इक्वल टू टेन एक्स, और इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स कितना होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्या आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ऑप्शन हमारे पास है डी, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ओके, तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।